नमस्कार, उत्तराखंड 360 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मदन मोहन साथी। आज हमारे साथ उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री अरविंद पाटिल जी हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने शिक्षा व्यवस्था को लगभग दुरुस्त करने की कोशिश की है। यहाँ तक कि जो ट्रांसफ़र उद्योग था उस पर काफ़ी हद तक रोक लगाती है। आज हमारे साथ पांडे जी हैं, तो उन्हीं से इन विषयों पर चर्चा कर लेते हैं। पांडे जी, आपका स्वागत है। नमस्ते भाई साहब। तो कैसे आपने इतने कठिन उसको संतुलन बिठाने की कोशिश की? अदरवाइज पहाड़ में नौकरी पाने के बाद लोग मैदान में ही पहली बार कदम रख देते हैं। शिक्षा विभाग भाई साहब सतीश जी बहुत अच्छा विभाग है, लेकिन कुछ लोगों के अपने लोभ, लालच, स्वार्थ, उसकी वजह से कहीं ना कहीं विद्यालय शिक्षा को बदनाम किया गया। जी। आप सबके सहयोग, आप सबके आशीर्वाद से, संगठन की वजह से मुझको यह दायित्व निभाने का जब मौका मिला, तो जो प्रमुख कमियां सामने निकल के आईं कि कहीं ना कहीं लोग, जब तक लोगों को रोज़गार नहीं मिलता है, शिक्षक नहीं बनते हैं, तब तक उनको लगता है कि हम तो गरीब के बेटे हैं, किसी तरह रोज़गार मिलना चाहिए। और जब रोज़गार मिलता है तो लोग चाहते हैं कि हमको सुविधा मिलनी चाहिए। और सुविधा लेने के प्रत्याशा में इतने आगे निकल जाते हैं कि लोग अपने दायित्व को भूल जाते हैं। तो हमने कोशिश की कि इस प्रदेश में निश्चित ही पहाड़ी प्रदेश है, थोड़ा सा हिस्सा मैदानी का है, तो सबके हिस्से में जितना सुख और दुख होता है तो सबके हिस्से में बराबर आना चाहिए। जिनकी पहुंच है उनको लाभ मिल जाता है, और जिनकी पहुंच नहीं है उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। पिछले 4 सालों में हमने एक चीज़ देखा है, विद्यालय जो मतलब शिक्षा है या और स्कूल हैं, उनमें नए कक्ष भी बने हैं। और मतलब एक नए शिक्षकों में ये भी रहा है कि भाई पढ़ाने को लेके एक इंटरेस्ट भी जगह है। तो वो मोटिवेशन आप कैसे दे रहे हैं? बस सीधा सीधा ये है कि जब व्यक्ति को लग गया कि ट्रांसफ़र एक्ट प्रदेश के अंदर लागू हो गया है, तो उसे नियम के तहत ही लोगों का ट्रांसफ़र होना है। हमने ट्रांसफ़र, पोस्टिंग, अटैचमेंट, एक ही बहुत बड़ा धंधा पानी था भाई साहब, विभाग के नाम पे धब्बा था। और मैं इसके लिए अपने विद्यालय शिक्षा के जितने शिक्षक बंधु हैं, बहनें हैं, विद्यालय शिक्षा के हमारे अधिकारी हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, मैं इन सबका मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि इन सब लोगों ने एक बड़ा मन दिखाया, जिसकी वजह से सबको ये तय हो गया कि हमको अब अपने दायित्व को निभाना है। ट्रांसफ़र, पोस्टिंग, अटैचमेंट यह समय आने पे जब नियम में होगा तब उनके साथ होगा। तो एक एकेडमिक माहौल बना, और जिसकी वजह से थोड़ा सा सरकारी स्कूलों में पढ़ाने का काम चालू हुआ है। और ये मैं कह सकता हूँ कि अभी इतना सब कुछ अच्छा नहीं हो गया कि हम बोलते हैं सब कुछ अच्छा हो गया, अब तो कोई आवश्यकता ही नहीं है। अभी बहुत कुछ काम करने की आवश्यकता है। जो बिगड़ी हुई परिपाटी थी उसको थोड़ा सा ठीक करने का प्रयास हमारी गवर्नमेंट ने किया है। एक चीज़ और हम पिछले कुछ समय से देख रहे हैं, जो स्कूल बंद होने जा रहे थे या जिनमें छात्र संख्या घट रही है, पिछले 1-1.5 साल में उनमें छात्र संख्या भी बढ़ी है। नहीं भाई साहब, ऐसा तो हम नहीं कह सकते। कई जगह बढ़ी है, कई जगह घटी भी है, और उसका कारण है जैसे किसी स्कूल में मैथ पढ़ने वाले बच्चे हैं और मैथ का अध्यापक नहीं है, वहाँ हिंदी का अध्यापक है। कई जगह बच्चे इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, वहाँ इंग्लिश का अध्यापक है नहीं, वहाँ संस्कृत का अध्यापक है। ये कहीं ना कहीं विसंगतियाँ थी। हमने कोशिश की है कि 100% जिन विद्यालयों में जो बच्चे विषय पढ़ने वाले हैं, विषयवार अध्यापकों की तैनाती होनी चाहिए। इसी नाते गेस्ट फैकल्टी के माध्यम से हमने लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक लड़ी, और एक अच्छा निर्देश हम कहा के लाए, और सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया जैसा गवर्नमेंट चाहती थी और जो विद्यालय शिक्षा के हित में था। मैं इसके लिए उत्तराखंड वासियों की तरफ से, अपनी गवर्नमेंट की तरफ से मैं सुप्रीम कोर्ट का भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि गेस्ट फैकल्टी जब तक बहाल रहेगी जब तक स्थायी नियुक्ति ना हो जाए। अब हमारे यहाँ अधीनस्थ सेवा चयन आयोग और लोक सेवा चयन आयोग के माध्यम से सालों साल लग जाते थे, अध्यापकों की नियुक्ति नहीं हो पाती थी, पद खाली हो जाते थे, अध्यापक वहाँ होते ही नहीं थे, तो बच्चे विषयवार अध्यापन नहीं कर पाते थे। अब गेस्ट फैकल्टी के माध्यम से हमने विद्यालयों में विषयवार अध्यापकों की तैनाती की है, जिससे कि वहाँ संख्या बढ़ी है। अच्छा मंत्री जी, एक चीज़ मैं बड़े दिनों से जब पहाड़ में कभी जाता हूँ तो देखता हूँ कई स्कूल 1-2 साल पहले खुले और उनमें ताले लटक रहे हैं। तो वो ऐसे स्कूल बिना सर्वे के बन जाते हैं, या फिर स्थानीय प्रेशर होता है, या किन वजहों से वो स्कूल खुलते हैं और फिर बंद हो जाते हैं? विद्यालय शिक्षा की भाई साहब महत्ता को कुछ इन कामों ने भी कम किया है। आपने जो सवाल किया भाई साहब, इन चीज़ों ने भी कम किया। किसी गांव की आबादी है, कुल 50 लोगों की आबादी है, पढ़ने वाले बच्चे वहाँ 3 नहीं हैं, और 2.5 किलोमीटर दूर एक स्कूल है, लेकिन उसको नज़रअंदाज करते हुए उसी गांव में
ठेकेदारी करने के लिए, सुविधाजनक नौकरी पाने के लिए स्कूल खोल दिया गया। स्कूल खोलने से पहले ये समीक्षा नहीं की गई कि जिन बच्चों के लिए स्कूल खोलना है वहाँ संख्या है कि नहीं है, बगल में स्कूल है कि नहीं है। तो मैं आपसे दावे से कह सकता हूँ भाई साहब सतीश जी कि जब से हमारी गवर्नमेंट बनी है हमने ऐसा कहीं एक स्कूल भी नहीं खोला है। ये परंपराएं पहले की थी जिनको हम ठीक करने का हमने प्रयास किया है। और मैं बोलूँ कि हम बहुत ज़्यादा हमको सफलता मिल गई है, हम ऐसा नहीं कहेंगे। हमने लगभग 1200 स्कूल के आसपास हमने स्कूल चिन्हित किया जो एक ही कैंपस में प्राथमिक स्कूल चल रहा है एक कोने में, दूसरे कोने में उच्च प्राथमिक चल रहा है, एक कोने में हाई स्कूल चल रहा है, एक कोने में इंटर चल रहा है और उनका चारों में आपस में क्लब नहीं है। जूनियर के बच्चे खेलते रहते हैं, उनका अध्यापक नहीं होता है, इंटर वाला बैठा हुआ देखता रहता है और ये सोचता है कि मुझे क्या मतलब इनसे। ये विसंगतियाँ हैं। तो हमने कहीं ना कहीं हमारी गवर्नमेंट ने कोशिश की है कि ऐसे विद्यालय और जो 500 मीटर में बिल्कुल आसपास 3-3, 4-4 स्कूल खुल गए हैं उन सबको क्लब करके एकेडमिक एजुकेशन का एक माहौल बनाया जाए और विषयवार अध्यापकों की तैनाती की जाए। वहाँ एक ही प्रधानाचार्य हो या एक ही हेडमास्टर हो, 2-3 जगह अलग अलग क्लास ना लगे, इनको क्लब करके एक अच्छा माहौल, शिक्षा का माहौल बनाने का हमने प्रयास किया है। और हमने लगभग, मुझे लगता है कि हमने कई 100 स्कूल, हमने ऐसे स्कूल मर्ज किया है। इससे शिक्षा की स्तर को बढ़ाने में मदद, गुणवत्ता, शिक्षा की गुणवत्ता इससे अच्छी होगी। अच्छा, अब आपके क्षेत्र की तरफ आते हैं क्योंकि अब चुनावी ईयर हैं और तमाम नेता भागदौड़ भी करने लगे हैं जी। आपके यहाँ पे हम काफ़ी भीड़ भी देख रहे थे। अभी जब मैं बाज़ार में आया था आपके गदरपुर बाज़ार में तहसील में, तो मैंने आपके रैंडमली ऐसे ही पूछ लिया जैसे हम नेता वगैरह पूछते हैं, तो आपको लेकर तो जनता काफ़ी खुश है। अच्छा लगता है आपको कि आपकी जनता खुश है आपसे? देखिए साहब, इसमें खुश और नाखुश वाली बात नहीं, हमको जनता ने दायित्व सौंपा है, भगवान की कृपा से दायित्व मिला है। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि इसको जातिवाद, क्षेत्रवाद, मजहबवाद और दलगत राजनीति से ऊपर उठकर आम जनता के अपने क्षेत्र का विकास करने से नेता का सम्मान बढ़ता है और ये उसका नैतिक दायित्व भी उसका होता है। उसी कड़ी में हमने काम किया भाई साहब, और कुछ लोग खुश हैं, ये भगवान की कृपा है। अब ऐसे बंधुओं को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जो हौसला बढ़ाने का काम करते हैं। आपके क्षेत्र में जब से आप मंत्री बने या पहले जब विधायक थे तो कौन कौन से बड़े काम किए, जरा बताएंगे वो? आप गदरपुर से आए हैं जी, सीधे गोलक भोज वाली सड़क पे आए होंगे। आप तहसील से निकल के सीधे सड़क पे आए होंगे तो सड़क में आपको कहीं गड्ढा नहीं मिला होगा। हॉट मिक्स रोड है जी। इन सब सड़कें भाई साहब पहले गड्ढा, सब गड्ढों में तब्दील थी। जब कांग्रेस का शासनकाल था तो आप किसी से भी, हो सकता है कि मैं कहीं गलत बोल रहा हूँ, लेकिन आप पहले का 4 साल पहले जब मैं यहाँ विपक्ष में था, कांग्रेस का शासनकाल था, उस समय इन समस्त सड़कों पर गड्ढे थे। कोई व्यक्ति अपनी बेटी की शादी में या बेटे की शादी में नए कपड़े पहन के नहीं जाता था। लोग बाइकों पे अपने कपड़ों को थैले में रख के लेके जाते थे कि जहाँ शादी थी ना वहाँ जाके नहा के कपड़े बदलेंगे, ये हालात होता था। लेकिन आपके आशीर्वाद से जनता ने मुझको आशीर्वाद दिया तो यहाँ की अधिकांश सड़कों को जो गड्ढे में थी उनको सबको अच्छा करके हॉट मिक्स बनाने का काम किया है और हमारे पास सबूत भी है। कांग्रेस के शासनकाल में एक सड़क बनी हॉट मिक्स, एक जो 3 महीने बाद ही टूट के ख़त्म हो गई, गड्ढों में तब्दील है। मटकोटा से लेकर दिनेशपुर गदरपुर तक उस सड़क पर आप जाएंगे ना तो उस सड़क गड्ढों में मिलेगी और उस पर 14 किलोमीटर सड़क 97 करोड़ रुपए में बनी, जो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में इतनी बड़ी कीमत की सड़क कोई नहीं बनी होगी। SIT की जांच भी हुई, घोटाले पाए गए। आज जो सड़कें हमने बनाई है उनको 3.5 साल बने हुए हो गया और किसी सड़क पे आपको कहीं भी गड्ढा देखने को नहीं मिलेगा। 3.5 साल से लोगों की सेवा में है। ऐसे हमने अपने क्षेत्र की जितनी सड़कें अधिकांश को हमने हॉट मिक्स हमने बनाया और इनसे ही बड़ा काम हमारे क्षेत्र में छोटी मोटी चोरियाँ, कभी लूट, हमारी माताएं, बहनें, बेटियाँ सब अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जाती थी, छोटी छोटी बेटियाँ स्कूल पढ़ने जाती थी तो उनके साथ छेड़छाड़, माताओं बहनों के कान से बाली खींच के लेकर भाग जाना, घरों में ताले टूट जाना, ये आम बातें होती थी। इन सब पे 100% प्रतिबंध लगाया भाई साहब। मैंने अपने MLA फंड का पैसा हमने अपने थाना को दिया, पुलिस विभाग को दिया और हमने कहा कि इतने अच्छे कैमरे लगाओ ताकि नेशनल हाईवे से यहाँ से कोई निकले ना तो कोई भी अपराधी निकले तो आपके कैमरे में कैद हो जाए, जिसकी वजह से आज हमारे क्षेत्र में ना किसी बेटी के साथ कोई छेड़खानी वाली घटना घटती है, ना किसी माँ बहन के कान से बाली खींची जाती है, ना ही किसी के घर में ताला टूटता है। वो यही है कि हमने सब चारों तरफ से CCTV कैमरे से हमने लैस कर दिया है, जो एक अच्छे कानून व्यवस्था को बनाने की हमने कोशिश की। जनता को यही चाहिए भाई साहब। दूसरा एक बात और मैंने जब पूछ रहा था तो मैंने कहा मंत्री जी का घर कहाँ है, और मैं उम्मीद कर रहा था कि जैसे मंत्रियों के घर होते हैं
बल्कि मेरा कैमरामैन जीवन भी कह रहा था कि मंत्री जी यहाँ रहते हैं तो आप बड़ी सादगी से रहते हैं। वैसे देखो, मैं तो गरीब परिवार से उठा हूँ। जब कोई सामान्य, आपने सतीश जी आपका बहुत अच्छे पत्रकार हैं, आप बड़े बड़े चैनलों में आपने काम किया है भाई साहब, आपका बहुत बड़ा अनुभव है, अच्छे व्यक्ति हैं आप खुद समझ सकते हैं कि जब गांव का कोई सभापति बनता है तो आगे उठने की कोशिश करता है, और जब उस पद से किसी बड़े पद पे जाता है ना तो अपना रहन सहन भी वहीं छोड़ के ना बड़ी जगह चला जाता है, और जब वहाँ पहुँचता है कोई विधायक पद बन जाए तो देश के स्टेट की राजधानी में पहुँच जाता है। मैं पहला व्यक्ति हूँ कि मैं बिल्कुल ही जो चकाचौंध की ज़िंदगी होती है उससे अलग हट के मैं एक गाँव में आके बैठा हूँ, और ऐसे गाँव में अपना घर बना के बैठा हूँ जिस इलाके को हमेशा लोग वोट लेने के लिए इस्तेमाल करते थे, कभी विकास के नाम पे यहाँ कोई लौट के नहीं आता था। और ऐसे दुर्गम गांव में आके बैठा, उद्देश्य है कि सेवा करना। इस ज़िंदगी भगवान ने बहुत इज्जत मान सम्मान दिया भाई साहब, जनता ने बहुत इज्जत दी है, तो हमारी कोशिश है, हम भगवान तो नहीं हो सकते लेकिन एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करते हैं, जो गरीबों तक हमारी सेवाएँ पहुँचेंगी, ये मेरा सौभाग्य होगा। थैंक यू, धन्यवाद, आपने मुझे समय दिया।